नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर कैबिनेट विस्तार हो गया। मोदी और शाह की मौजूदगी में अमित शाह एक रात पहले बिहार पहुंचे और कैबिनेट विस्तार किया गया। निशांत कुमार को बिहार में कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला और शपथ ग्रहण भी ले लिए। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो कह रहे थे कि मैं वैसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया हो और डिप्टी सीएम के पद को ठुकरा दिया, वह मंत्री का शपथ कैसे ले लिए? यह एक बहुत अहम सवाल है। क्या हम यह मान लें कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से निपटा दिया गया है और अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को निपटाना बाकी है? इसका आभास उसी दिन हो गया था जिस दिन जेडीयू के कार्यालय में जेडीयू के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक डर अपने वोटरों को लेकर के था, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, बिहार की जनता या मुस्लिम भाइयों को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो, लेकिन सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार। अब बहुत बड़ा सवाल है कि यह बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ी जेडीयू के लोगों को? इसका मतलब यह लगता है कि जेडीयू का वोट बैंक अब खसकेगा नीतीश कुमार के बाद और पार्टी का वजूद नहीं रहा। ऐसे में नीतीश कुमार के पार्टी के ही कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके नीतीश कुमार की जेडीयू को समाप्त करने में लगे हैं या फिर मायावती के बहुजन समाज पार्टी वाले हालात में लाने के लिए तत्पर हो गए हैं या भाजपा में विलय करा दिया जाए, ऐसा कुछ षड्यंत्र तो चल रहा है। अब जब निशांत कुमार को बना दिया गया है मंत्री, अब जो भी विभाग उन्हें मिले, विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है अभी, लेकिन इससे यह पता चल रहा है कि अब निशांत कुमार की राजनीति यहीं से स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। बनने से पहले उनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य, वह प्रेशर और दबाव में और झुकाव में आ गया भाजपा के। भाजपा ने शिकंजा कस लिया। अब वह उस भाजपा के अंगूर के गुच्छे में ही उन्हें रहना पड़ेगा, वरना सड़ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का यह कंडीशन होने के बाद, हाल होने के बाद, कहीं ना कहीं अब चंद्रबाबू नायडू का नंबर आ गया है, क्योंकि यह कहा जा सकता है विश्वास के साथ कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से निपट चुके हैं। अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ है नहीं और ना ही होने वाला है, और राजनीतिक अंत ऐसा नीतीश का होगा, इन्होंने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन अब अहम मुद्दा यह है कि क्या नीतीश के बाद एनडीए में चंद्रबाबू नायडू बचे हुए हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को भी ऐसे ही नीतीश की तरह निपट दिया जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर के चंद्रबाबू नायडू बहुत चिंतित हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस बात से भी चिंतित हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का यह मिशन हर किसी को खत्म करके सत्ता की प्यास बुझाने की चली है, यह चंद्रबाबू नायडू तक आग जरूर आएगी, इसकी लपट जरूर आएगी नीतीश कुमार की। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और भारतीय जनता पार्टी भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट में फंस गई है। अगर हम यूं कहें कि मोदी बंगाल जीत करके भी हार गए, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा, इसलिए कि ममता बनर्जी की चुनौती अब मोदी के लिए संकट पैदा कर सकती है और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के लिए भी बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर बवाल हो रहा है या टीएमसी के दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है, वह चिंताजनक है। मारपीट, गोलीबारी सब चल रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई और आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगा दिया गया है। क्या मोदी सरकार ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को जेल में डालने का षड्यंत्र रच रही है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बवाल मचा हुआ है
उसे शांत करने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि उसे और भड़का रही है। सरकार बनने के पहले यह जो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, वह मणिपुर की याद दिलाती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल को भी मणिपुर बनाना चाहती है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए जो बर्ताव इस वक्त बंगाल में चल रहा है। एक डर और खौफ के साए में पश्चिम बंगाल जी रहा है। टीएमसी के लोग भाजपाई बनकर के घूम रहे हैं, जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। यह स्वतः इच्छा से लगाए हुए नारे नहीं हैं, बल्कि यह डर से नारा लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अपने अपने गाड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिल नहीं चाहता, ईमान नहीं मानता, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि तानाशाह का आगमन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी को लोग छोड़ करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है, या अपना जीवन प्यारा है, या फिर बच्चों का भविष्य प्यारा है, या फिर राजनीति जीवन बचाना है, तो उन्हें जाना पड़ेगा, अन्यथा जेल जाना पड़ेगा। हर किसी के अंदर यह सहनशीलता नहीं होती कि वह जेल जाए। बहुत कम लोग होते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, जो नहीं डरते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने भी सत्ता में आते वक्त यही काम किया जो आज भाजपा कर रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का साथ मिला है, लेकिन ममता बनर्जी की बैठक में 9 विधायक नहीं आए। क्या यह माना जाए कि वह 9 विधायक भाजपा में जाने वाले हैं? अगर जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी के 41 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा। क्या 41 विधायक टूट जाएंगे? ममता बनर्जी एक ताकत और हिम्मत दिखाती हुई नजर तो आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, सड़क पर उतरने की भी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ की सीसीटीवी फुटेज दिखाए 6 घंटे का। हमने चुनाव जीता है, मैं चुनाव हारी नहीं हूं। इस्तीफा नहीं दे रही हैं, कह रही है कि बर्खास्त कर दो। कहीं ना कहीं पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़ के फैसले की तरफ ध्यान ममता बनर्जी का है कि अगर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में इस्तीफा नहीं दिया होता तो फिर सरकार उन्हें बनाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे दिया होता। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था तो एकनाथ शिंदे की कुर्सी बरकरार रह गई। इसी रास्ते पर चलती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक चौंकाने वाली खबर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं इससे यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भरोसा आम जनता से खत्म हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि वह अपने भरोसे को कायम रखे और बनाए रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। अगर जाती है ममता बनर्जी तो भारत का यह पहला कोर्ट होगा, पहला केस होगा। लेकिन भारी भरकम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्या इंडिया गठबंधन एक साथ मिल करके जाएगा? अभी इस बात पर मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन ममता बनर्जी ने बयान दिया है। लेकिन इसको लेकर के मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ गई। दूसरी तरफ विजय थलपति तमिलनाडु के अंदर सरकार नहीं बना पा रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीडिया संगठन अलग अलग तरह की खबरें चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। लेकिन राज्यपाल उन्हें सीएम का शपथ नहीं लेने दे रहे हैं। राज्यपाल कह रहे हैं कि पहले राजभवन में बहुमत साबित कीजिए, 118 विधायक लेके आइए, उसके बाद ही आपको राजभवन जाने दूंगा। यह नियम कानून कायदे के खिलाफ है। संविधान भी नहीं कहता और कानून भी नहीं कहता कि ऐसा राज्यपाल कर सके। राज्यपाल को किसी भी कीमत पर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसे शपथ देने के लिए और सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। उन्हें कहा जाता है कि आप फ्लोर टेस्ट पास कीजिए सरकार बना करके, और फ्लोर टेस्ट के लिए वक्त दिया जाता है। कहा जाता है कि 2 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक का वक्त दिया जाता है। लेकिन विजय थलपति को राजभवन के अंदर ही बहुमत साबित करने के लिए राजभवन बोल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसके इशारे पे हो रहा है? ऐसे में कांग्रेस के समर्थन के बाद भी
विजय थलपति सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन विजय थलपति ने कहा कि हो जाएगा। लेफ्ट की सीपीएम की कुछ निर्दलीय हैं 6 लोग और जिससे कांग्रेस द्वारा बातचीत किया जा रहा है, वह भी 1-2 दिन में फाइनल हो सकता है। लेकिन लेफ्ट की तरफ से एक बयान आया कि विजय थलपति को सरकार बनाने देना चाहिए। राजभवन कौन होता है बहुमत साबित करने के लिए बोलने वाला, विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट हुआ करेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राजभवन को निमंत्रण देना चाहिए सरकार बनाने के लिए। स्टालिन की डीएमके भी साथ आई है, वो उसने भी बोला है, लेकिन राज्यपाल सुनने को तैयार नहीं है कि पहले आप बहुमत साबित कीजिए। ऐसे में विजय फंस गए हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की चाल उल्टी पड़ी। हर कोई जानता है कि यह फैसला कहां से है, राजभवन कहां से, दिल्ली से चल रहा है, हर कोई जानता है। ऐसे में एडीएमके टूटने की कगार पर है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के हिस्सा थी। एनडीए 2 भाग में टूटता और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि 25 से 30 एमएलए रिसोर्ट में बैठ करके बैठक कर रहे हैं। वह फैसला लेने वाले हैं एडीएमके छोड़कर टीवीके में जाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी का वजूद तमिलनाडु से खत्म हो जाएगा। विजय थलपति को एक बहुत कामयाबी हासिल होगी। लेकिन अगर विजय थलपति सरकार नहीं बनाते हैं, कांग्रेस के समर्थन देने के बाद भी नहीं बन पाती है, तो फिर तमिलनाडु के लिए संकेत और संदेश बहुत बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, तमिलनाडु में जितने विपक्ष के लोग हैं सभी का सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर दोबारा चुनाव होता है तो। ऐसे में विजय थलपति 234 में 230 सीटें अकेले टीवीके लेकर के आ सकती है, जो मोदी के दांव उल्टा पड़ सकते हैं और पूरे साउथ से सुपड़ा साफ हो सकता है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है। नीतीश नायडू भी संकट से जूझ रहे हैं और मोदी मुसीबत में पड़ गए हैं। मोदी के लिए बड़ी संकट उत्पन्न होने वाली है। बंगाल जीत करके भी मोदी हार चुके हैं और अलग अलग लोगों के ध्यान भटकाने पर मोदी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी संकट में कि चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौती बन गए हैं अब मोदी, क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से निपट दिए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी संज्ञान नहीं लिया तो नीतीश वाला हाल नायडू का भी होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस देश की जनता की उम्मीदों को तो सरकारों और नेताओं ने तोड़ दिया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। मोदी और शाह एक ऐसे काले धब्बे बन गए हैं इस देश के लिए, जिन्होंने लोकतंत्र, संविधान, हर चीज को कुचल दिया। सत्ता की भूख ने अपने ही देश को अपनों का दुश्मन बना दिया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, यह देश किसी की जागीर थोड़ी है। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।